नमस्कार मित्रों, आप सभी का आराध्या क्लासेस में स्वागत है। यह कक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है जो नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम केवीएस मदान की पुस्तक से यूनिट सेकंड को करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। पहले हम उनके सब टॉपिक्स को देख लेते हैं। यूनिट सेकंड क्या है? शोध अभिक्षमता, रिसर्च एप्टीट्यूड। सेकंड यूनिट का क्या नाम है? रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसमें उनके सब टॉपिक्स हैं। पहला दिया हुआ है शोध, उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद और शोध के उपागम। फिर दूसरा टॉपिक दिया है शोध पद्धतियां, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। फिर तीसरा टॉपिक दिया है शोध के चरण। चौथा दिया हुआ है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। पांचवा टॉपिक दिया है इसमें शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग। फिर शोध नैतिकता। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, हम एक एक करके करेंगे। आज हम पढ़ेंगे शोध, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं। फिर उसके बाद करेंगे प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद। हम एक टॉपिक से थोड़े थोड़े करते जाएंगे और आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए और इसको समझते जाइए। शॉर्ट में नोट्स बनाइए जो आप एग्ज़ाम टाइम पढ़ सकें। हम विभिन्न स्रोतों से, पहले परिचय दिया हुआ है, हम विभिन्न स्रोतों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में ज्ञान प्राप्ति करने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो चुकी है। हम विभिन्न स्रोतों से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आधुनिक युग में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र हो चुकी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 5 ढंग हैं जो धीरे धीरे अनुसंधान उन्मुख होते जा रहे हैं। पहला है अंतर्ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने की पहली विधि अंतर्ज्ञान है। आधिकारिक विद्वान, अथॉरिटी, इसका अर्थ है कि नौ विचारों को स्वीकार करना, क्योंकि कुछ प्राधिकरण आंकड़े बताते हैं कि वे सत्य हैं। फिर तर्कवाद, इसमें 9 ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क और तर्क का उपयोग करना सम्मिलित है। फिर अनुभववाद। अनुभववाद क्या है? इसमें अवलोकन और अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना सम्मिलित है। शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि यह आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण विधि बन चुकी है। इसको वैज्ञानिक पद्धति भी कहा जाता है, जो विचारों का परीक्षण करने और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए व्यवस्थित रूप से साक्ष्य एकत्र करने और मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। यहाँ वैज्ञानिक पद्धति को जानना हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण अनुसंधान इसी पर टिका हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति में डेटा का व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या सम्मिलित है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक है ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके जो डेटा के निष्पक्ष मूल्यांकन पर आधारित हैं। सामाजिक विज्ञान के विषय में भी अवैज्ञानिक अनुसंधान दृष्टिकोण जैसा कुछ नहीं है। एक अच्छा शोधकर्ता परिश्रमी, मुक्त विचारों और आलोचनात्मक सोच पक्ष रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में एक समस्या की पहचान की जाती है, प्रासंगिक डेटा एकत्र किया जाता है, एक परिकल्पना तैयार की जाती है और इसका अनुभवजन्य परीक्षण किया जाता है। अगर हम स्थूल स्तर पर देखें, हम किसी महामारी का उपचार ढूंढना चाहते हैं, प्रदूषण कम करना चाहते हैं, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं, शिक्षण प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, बाजार में कोई नया उत्पाद लेकर आना चाहते हैं। इन सब में सफल होने के लिए स्थूल स्तर पर अनुसंधान आवश्यक है। अगर सूक्ष्म स्तर पर देखें, कुछ छात्र स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और वह उसके लिए विभिन्न ब्रांडों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। वह भी एक अनुसंधान ही है, चाहे उसके लिए अभिज्ञ होकर किसी अनुसंधान विधि का प्रयोग नहीं कर रहे होते। अनुसंधान समस्या निवारक होते हैं। मूलतः जब भी हमें किसी समस्या का सामना करना पड़ता है या कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हो, हम अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होते हैं।
फलतः हम अनुसंधान के कार्य में आगे बढ़ते हैं। किसी विशेष ज्ञान क्षेत्र में शोध समस्या का समाधान या जिज्ञासा की पूर्ति में किया गया कार्य उस विशेष ज्ञान क्षेत्र का विस्तार है। अनुसंधान की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ रिसर्च। अनुसंधान के माध्यम से हम नए तथ्यों को हल कर निकालते हैं। अनुसंधान शोध, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों का भी प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान दो शब्दों री प्लस सर्च से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है कुछ नव ज्ञान प्राप्ति संबंधी खोज। यह एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह है। यह विचारों का एक क्रमिक तरीका है और यह किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है। एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज की जाने वाली एक सावधानी पूर्ण जांच है। J.W. क्रेसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया है। हम कह सकते हैं कि शोध जांच और अन्वेषण की एक प्रक्रिया है, व्यवस्थित और नियमबद्ध है और ज्ञान में वृद्धि करता है। कुक ने एक समस्या के संदर्भ में तथा उसके समाधान के लिए तथ्यों और उनके अर्थों एवं निहित अर्थों को समझने के लिए एक सत्यवादी, प्रामाणिक, संपूर्ण और न्यायपूर्ण आविष्कार के रूप में शोध या अनुसंधान की भूमिका रेखांकित किया है। उनके अनुसार रिसर्च निम्नलिखित अवयवों का एक संक्षिप्त रूप है जो इसको परिभाषित भी करते हैं। रिसर्च यहाँ फुल फॉर्म दी है रिसर्च की। R स्टैंड फॉर रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, विचार करने का तर्क संगत ढंग। E एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार। S सर्च एंड सॉल्यूशन, अन्वेषण और समाधान। E एग्जैक्टनेस, शुद्धता। A एनालिसिस, विश्लेषण। R रिलेशनशिप्स ऑफ फैक्ट्स। C क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। महत्वपूर्ण अवलोकन, सावधानीपूर्वक योजना, रचनात्मक अभिवृद्धि और संगठित सामान्यीकरण। H स्टैंड फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, सत्यनिष्ठा और कठिन परिश्रम। यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। विभिन्न परिभाषाओं में से एक समान सहमति प्राप्त हुई है कि अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित और विधिपूर्वक प्रक्रिया या विधिवत अन्वेषण, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों की व्याख्या करना, उनका वर्गीकरण एवं व्यवस्थित अवलोकन को समावेशित किया जाता है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, फिर चाहे विषय मौलिक विज्ञान जैसे कि भौतिकी, रसायन हो या फिर सामाजिक विज्ञान जैसे कि इतिहास, दर्शनशास्त्र इत्यादि हों। अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी अच्छी तरह सोची समझी गई प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या विशेष के समाधान हेतु कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते आपके सामने अनुसंधान के योग्य क्या विषय या प्रश्न हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निम्न विषयों पर अनुसंधान किया जा सकता है। विश्व में कोविड-19 रोग फैलने के बाद शिक्षण पद्धति में क्या परिवर्तन आया? ग्रामीण छात्रों में प्रचलित सामान्य परिस्थितियां क्या हैं? वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी नई शिक्षा नीति 2020 कैसे विकसित हुई? शिक्षण पद्धति में परिवर्तन से विद्यार्थियों के समझ के स्तर में क्या परिवर्तन होता है? प्रश्नों की सूची अंतहीन हो सकती है। इन प्रश्नों के हल खोजने के लिए विभिन्न शोध किए जाने चाहिए। शोध में 6 थिंग्स हैट्स का उपयोग, जैसा कि हम अनुभूति कर चुके हैं, शोध चिंतन से संबंधित है। इससे संबंधित पुस्तक का लेखन 6 थिंकिंग हैट्स डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने किया था। ये समांतर सोच समूहों के लिए एक विस्तृत और एकजुट ढंग से प्रभावी सोच का साधन प्रदान करते हैं। इससे विभिन्न टोपियों का उपयोग प्रत्येक दिशा के लिए रूपकों के रूप में किया जाता है। चिंतन के लिए 6 विचार टोपी, 6 थिंकिंग हैट्स।
पहले देखिए 6 थिंकिंग हैट्स क्या है। श्वेत टोपी, वाइट हैट, सूचनात्मक, ये इंफॉर्मेशन होता है इसमें, सभी तथ्य और आंकड़े ज्ञान को विकसित करना। तो याद करने के लिए आप इसको याद रखिए, डब्ल्यू मतलब वाइट हैट और आई इंफॉर्मेशन। अगर श्वेत टोपी होगी, वाइट हैट होगी तो क्या होगा, उसमें इंफॉर्मेशन होंगे, सभी तथ्य, आंकड़े और ज्ञान को विकसित करना, WI। फिर लाल टोपी, रेड हैट, ये किसके लिए, इमोशनल, भावनात्मक या स्वप्रेरणा, अंतर्दृष्टि, या आपको कैसा महसूस करवाता है, तो RE से याद रखिए, रेड हैट इमोशनल, RE। फिर ब्लैक हैट किस लिए है, नकारात्मक, निगेटिव, ये क्यों नहीं किया जा सकता, क्या कठिन है, क्या यह कार्य नहीं करेगा, तो ये हम कैसे याद रखेंगे, BN, ब्लैक निगेटिव, रेड इमोशनल, वाइट इंफॉर्मेशन। फिर आगे चलते हैं हम। फिर पीली टोपी, येलो हैट, पॉजिटिव, पीला रंग पॉजिटिव, पीली टोपी येलो हैट सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आशा से प्रतिपूर्ण, उज्जवल पक्ष, यह कार्य क्यों करेगा, YP, किसे याद रखेंगे आप, YP, येलो P पॉजिटिव, Y स्टैंड फॉर येलो, P फॉर पॉजिटिव। फिर हरी टोपी, ग्रीन हैट, क्रिएटिव, GC, सृजनात्मक, नवविचार, विभिन्न परिप्रेक्ष्य, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और पार्श सोच, लेटरल थिंकिंग। फिर नीली टोपी हम देखते हैं। नीली टोपी प्रक्रियात्मक, प्रोसेस बेस्ड, द बिग पिक्चर, धैर्य एवं सहनशीलता, नियंत्रण, संगठन और प्रक्रिया, सभी कारकों तथा प्राथमिकताओं पर विचार करना। तो हम इसको कैसे याद कर रखेंगे, BP, B मतलब ब्लू हैट और P प्रोसेस बेस्ड। आगे चलते हैं हम देखते हैं यहाँ पे प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, पॉजिटिविज्म एंड पॉजिटिविस्टिक अप्रोचेज इन रिसर्च। प्रत्यक्षवाद की स्थापना 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे द्वारा की गई थी। किसके द्वारा प्रत्यक्षवाद की स्थापना की गई थी, ऑगस्ट काम्टे कहाँ के दार्शनिक थे, फ्रांस के। तत्पश्चात फ्रांसिस बेकन, जॉन लोके, आइजैक न्यूटन और समकालीन विचारकों मोर्जिट शिल्क, अर्नस्ट मच, रुडोल्फ लैब द्वारा प्रत्यक्षवाद को दूसरों के मध्य परिलक्षित किया जाता है। NTA नेट के छात्र एक बार इसी पृष्ठ पर वर्णित दर्शन शास्त्र को भी देख लें, जो कि शोध उपागम से संबंधित है। तो प्रत्यक्षवाद की स्थापना किसने की थी, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्टे। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये मोर्टिस शिल्क, अर्नस्ट मच, रुडोल्फ लैब, ये किस वाद से संबंधित है, तो ये प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। तो इन दार्शनिकों के नाम याद कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑगस्ट काम्टे ने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1829 में, एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिकल ज्योमेट्री 1843 में, द फिलॉसफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी 1844 और द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट पर काम किया। काम्टे ने भी इस शोध में सर्वसम्मत धर्मशास्त्र तुल्य चरण को 3 भागों में विभाजित किया, जीववाद, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद। तो आप अगस्त काम्टे की पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर हम आगे देखते हैं, द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट पर किसने काम किया, अगस्त काम्टे ने। तो इनकी पुस्तकों के नाम याद कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त, विश्वसनीय व प्रमाणिक माना जाता है। काम्टे ने मानवीय ज्ञान की प्रत्येक विषय शाखा को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाने के लिए 3 सोपानों से होकर गुजरना स्वीकार किया। उनके अनुसार समाज का विकास मानव बुद्धि के द्वारा ही होता है और इनकी 3 अवस्थाएं, धर्म भीरु
या मिथ्यापूर्ण अवस्था, अधिभौतिक अवस्था तथा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवादी अवस्था। बेकन ने प्रस्तावित किया कि दार्शनिकों को प्रकृति की सीमाओं से परे भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हम हर स्थिति में प्रत्यक्ष रहें। सेंट साइमन ने अपने विज्ञान में मनुष्य के विज्ञान पर सकारात्मक शब्द को लागू किया, जो उन तथ्यों पर आधारित थे जिन्हें देखा और विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद हमें बाह्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्यक्षवाद एक साझा विश्व दृष्टिकोण है जो कि एक अनुशासन में मान्यताओं और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है और यह भी बताता है कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। प्रत्यक्षवादी शब्द का कोई नकारात्मक अर्थ नहीं है। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से इस विचार का पालन करता है कि अवलोकन, इंद्रियों और माप के माध्यम से प्राप्त तथ्यात्मक ज्ञान विश्वसनीय है। प्रत्यक्षवाद मात्रात्मक टिप्पणियों पर निर्भर करता है जो कि सांख्यिकीय विश्लेषणों को जन्म देती है। यहाँ शोधकर्ता की भूमिका एक प्रकार के उद्देश्य से डेटा संग्रह और व्याख्या तक सीमित है। वह अध्ययन का स्वतंत्र रूप है और अध्ययन के भीतर मानव हितों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्यक्षवादी सामान्य तौर पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। एकाग्रता तथ्यों पर होती है। प्रत्यक्षवाद पर आधारित 5 मुख्य सिद्धांतों का निम्न प्रकार से वर्णन किया गया है। विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है। व्याख्या करना और भविष्यवाणी करने का प्रयास। यहाँ आगमनात्मक तर्क मुख्य दृष्टिकोण है और परिकल्पना को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाना। सामान्य ज्ञान, जिसको विज्ञान से अलग रखा जाता है, को शोध निष्कर्ष के प्रति पूर्वाग्रह रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विज्ञान को मूल मुक्त माना जाता है। प्रत्यक्षवाद से संबंधित अन्य पहलू जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सत्ता मीमांसा यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। वास्तविक बाहरी स्वतंत्र एक सच्ची वास्तविकता, सार्वभौमिकता, कणमय वस्तुएं आदेशित। हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा। तत्व मीमांसा देख लिया, अब ज्ञान मीमांसा हमने देखा। अभी सत्ता मीमांसा, अब देखेंगे ज्ञान मीमांसा। एपिस्टेमोलॉजी यह ज्ञान प्राप्ति का ढंग या पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति अवलोकन योग और औसत स्तर के तथ्य कानून की तरह सामान्यीकरण करना, संख्याओं पर ध्यान और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान। मूल्य मीमांसा क्या है? यह नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित है। मूल्य मुक्त शोध, शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होना, यानी शोध का तटस्थ और स्वतंत्र होना। यदि कोई भी व्यक्ति पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं होगा तो जो वो शोध करेगा वो सटीक नहीं होगा, वो पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं होगा और शोध वस्तुनिष्ठ होना आवश्यक है। इसलिए मूल मीमांसा का होना बहुत ज़रूरी है। वो शोधकर्ता पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अब हम देखते हैं कार्य प्रणाली या शोध पद्धति क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? यह एक ऐसा प्रतिमान है जो कुछ प्रश्न पूछने और व्यवस्थित जांच के लिए उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाता है। यह हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए बताता है। देखिए अनुसंधान रूप प्रदर्शन जो दिया है, तो जो भी अनुसंधान रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी कैसे होगी? ज्ञान मीमांसा, सत्ता मीमांसा, मूल मीमांसा, तीनों सम्मिलित होगा उसमें, फिर रिसर्च होगा। फिर अनुसंधान रूप संबंधी घटक जो हैं, अनुसंधान रूप संबंधी घटक कौन कौन से हैं? ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, सत्ता मीमांसा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से प्रत्यक्षवाद विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला कौन सा है? विज्ञान नियतात्मक है। संबंधों का कारण और उनका स्पष्ट प्रभाव दिखना चाहिए। फिर विज्ञान यांत्रिकी, शोधकर्ता विशिष्ट अनुसंधान विधियों के आवेदन के माध्यम से सिद्ध या अव्यवस्थित होने के लिए परिकल्पना विकसित करता है। फिर विज्ञान विधियों का उपयोग करता है। प्रतिदर्श का चयन, उसका माप, विश्लेषण और परिकल्पना के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचना। फिर विज्ञान अनुभववाद से संबंधित है। विज्ञान का मूल्यांकन उद्देश्य की तुलना के रूप में किया जाता है। यह देखा
देखा या मापा जाता है। फिर उसी से संबंधित प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है, कौन सा शोध उपागम इस अवधारणा पर आधारित है कि सामाजिक परिघटनाओं को अवलोकन, कारण और प्रभाव द्वारा समझाया जा सकता है? तो प्रत्यक्षवाद। इसका उत्तर क्या होगा? प्रत्यक्षवाद। सही विकल्प ए सही है, प्रत्यक्षवाद। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम प्रत्यक्षवाद की सीमाएं देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ पॉजिटिविज्म कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं प्रत्यक्षवाद की। तो हर चीज़ का एक लिमिट होती है कि किस प्रकार हम कर सकते हैं शोध को। तो प्रत्यक्षवाद ज्ञान के एक वैध शोध के रूप में अनुभव पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये अनुभव पर। प्रत्यक्षवाद मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों या व्यक्तियों के मध्य संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना जा सकता है। व्यावसायिक शोध जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। कभी कभी प्रत्यक्षवाद तत्वमीमांसा की अस्वीकृति है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें माना जाता है कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना है जो हम अनुभव करते हैं। फिर हम अब देखेंगे उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या है? प्रत्यक्षवाद के प्रचलन के बाद कॉलिंस के अनुसार हम 4 समाजशास्त्रीय परंपराओं का निम्न भागों में वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला क्या है? संघर्ष की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। समाज स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है। फिर उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा, मनुष्य तर्कसंगत है। फिर समग्र परंपरा, होलिस्टिक ट्रेडिशन। डेविड एमिल दुर्खाइम 1858-1917 को आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। जो डेविड एमिल दुर्खिम थे, उन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक भी माना जाता है। उनका यह मानना था कि समाज विभिन्न भागों में मिलकर बनी एक जटिल प्रणाली है जो स्वयं को स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयास करती है। समाज को साझा मूल्यों, भाषाओं और प्रतीकों द्वारा एक ही साथ रखा जाता है। इस दृष्टिकोण को दुर्खिमियन कहा गया है। फिर हम देखेंगे सूक्ष्म अंतःक्रियात्मक। अंतःक्रिया का सूक्ष्म संबंधिक स्तर पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। इनके अनुसार प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत भी परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण पद्धतिगत बहुलवाद का समर्थन करता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। यहाँ पर वर्णित अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में व्याख्यात्मक शोध को 2 प्रकार से लागू किया जाता है। पहला, प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले आयोजित एंड यूजर कंप्यूटिंग के एक खोजपूर्ण अध्ययन में। दूसरा, प्रत्यक्षवादी अध्ययन के साथ समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार के एक अध्ययन में। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रत्यक्षवाद से संबंध है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में किए गए अधिकांश शोध, दृष्टिकोण और अभ्यास आज उत्तर प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में अधिक उपयुक्त है। 21वीं सदी के आरंभ में ही शोध का केंद्र वास्तविकता से अधिक विवेचनात्मक या सूक्ष्मात्मक वास्तविकता में स्थानांतरित हो गया। भौतिक विज्ञानी वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर ने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि बलपूर्वक निश्चितता से संभाव्यता पर अधिक बल दिया गया है। अब वैज्ञानिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था जो ज्ञान का निर्माण करता है। वह प्रकृति के नियमों को चाहे जितनी ईमानदारी से पालन करे। शोध के परिणाम न तो पूर्ण रूप से उद्देश्यपूर्ण होते हैं, न ही निश्चित रूप से निश्चित हैं। इसलिए अब तार्किक प्रत्यक्षवाद के कम सख्त रूप का वर्णन करता है। अनुभववादी तार्किक इस विचार का समर्थन करते हैं। 1 लाख सफ़ेद हंस यह प्रमाणित नहीं कर सकते कि सभी हंस सफ़ेद हैं, लेकिन ये एक काला हंस इस विवाद का खंडन कर सकता है।
तो गंभीर यथार्थवाद मानता है कि टिप्पणियों में त्रुटि हो सकती है और सिद्धांतों को संशोधित किया जा सकता है। वास्तविकता को निश्चितता के साथ नहीं जाना जा सकता। उत्तर प्रत्यक्षवादी अनुसंधान में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अनुसंधान एक विशिष्ट प्रक्रिया होने के बजाय अधिक व्यापक है। कई प्रकार की विभिन्न घटनाएं या वस्तुएं अनुसंधान योग्य हैं। सिद्धांत और व्यवहार को अलग अलग नहीं रखा जा सकता। हम केवल तथ्यों की प्राप्ति के लिए सिद्धांत की उपेक्षा नहीं कर सकते। अधिकांश उत्तर प्रत्यक्षवादी रचनावादी हैं, जो कि ये मानकर चलते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति की विश्व घटना चक्र के बारे में जानकारी विभिन्न हो सकती है। हम अपनी धारणाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। अनुसंधान के लिए शोधकर्ता की प्रेरणा और अनुसंधान के प्रति प्रतिबद्धता परियोजना के लिए केंद्रीय और महत्वपूर्ण है। हमारा यह पूर्व विचार रहा है कि अनुसंधान का संबंध केवल सूचना एकत्र करने और वर्गीकृत करने की सही विधि अपनाने से है। इस विचार को अब पर्याप्त माना जाने लगा। अनुसंधान को अब निर्धारित स्थितियों की तुलना में अधिक व्यापक माना जाता है। उत्तर प्रत्यक्षवादी रुख अनुसंधानों में मूल्यों, जुनून और राजनीति के मूल्य पर बल देता है। यह मूल रूप से गुणात्मक या मिश्रित शोध है। फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद में तात्विकी सत्ता, मीमांसा, वस्तु, रूप विज्ञान, ओंटोलॉजी, महत्वपूर्ण यथार्थवादी, क्रिटिकल रियलिस्ट माना जाता है तथा ज्ञान मीमांसा को संशोधित वस्तुवादी माना जाता है। फिर अनुसंधान के महत्वपूर्ण उद्देश्य, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया। आज शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत और सघन हुआ है। अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं। किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना, वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण या समीक्षा करना, वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना या समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सृजन करना। शिक्षा की नई शाखाओं का जन्म वस्तुतः इसी ज्ञान विस्तार की स्वाभाविक परिणति है। पत्रकारिता, लोक प्रशासन, प्रबंध आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो कार्य क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर विकसित हुए। शोधात्मक गतिविधियों से न केवल विषयों का विस्तार या समृद्धि होती है, वरन नए नए शैक्षिक अनुसंधानों का उद्भव होता है जो अपने विषय क्षेत्र की विशेषता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैश्वीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार ने पूर्ण विश्व के ज्ञान तंत्र की सीमाओं को खोल दिया। इससे प्रत्येक अध्ययन का विषय स्वयं को समृद्ध करने की स्थिति में है। इस वातावरण में शोध के माध्यम से प्रत्येक शैक्षिक अनुशासन परस्पर संवाद की प्रक्रिया में है। परिणाम स्वरूप अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान का महत्व बढ़ा है। इससे विभिन्न शैक्षिक विषयों का परस्पर आदान प्रदान संभव हुआ है। पाश्चात्य शोध परंपरा विशेषज्ञता आधारित है। ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता हुआ शोधार्थी अपने विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता और उत्कृष्ट विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहता है। अब हम प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। प्रत्येक क्षेत्र में शोध कार्य व्यवस्थित और ज्ञान की क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन शोध दुर्लभ है क्योंकि परिणाम एक सतत महत्वपूर्ण जांच है। एक घुमावदार चैनल से परे सोचने में सक्षम होना सामान्य बात नहीं है। शोध के लिए आवश्यक निरंतर प्रयोगात्मक कार्य सरलता से उपलब्ध नहीं है। अधिकांश लोगों के पास आवश्यक ज्ञान की गहनता का अभाव है। तो इसमें क्या पूछा है? प्रत्येक क्षेत्र में शोध कार्य व्यवस्थित और ज्ञान की क्रमिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन शोध दुर्लभ है क्यों दुर्लभ है? अधिकांश लोगों के पास आवश्यक ज्ञान की गहनता का अभाव है। आगे देखते हैं हम अनुसंधान की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? अनुसंधान की विशेषताएं, जैसा कि हम जान चुके हैं कि अनुसंधान वैज्ञानिक विधि या दृष्टिकोण है, इसलिए विज्ञान की परिभाषा के अनुरूप अनुसंधान का भी पूर्वाग्रहों एवं
धारणाओं और व्यक्तिपरक होने जैसी त्रुटियों से मुक्त रहना आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी अनुसंधान प्रक्रिया में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहली क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता। ये बहुत आवश्यक है। ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। अन्य मुख्य विशेषताएं भी वस्तुनिष्ठता पर आधारित हैं। शोधकर्ता सामान्य तौर पर अत्यधिक सावधानी बरतते हैं ताकि शोध का परिणाम उनकी अपनी उपस्थिति, व्यवहार और दृष्टिकोण से प्रभावित न हो। शोधकर्ता का पूर्वाग्रहों से मुक्त होना आवश्यक है। वह दूसरों के विचारों का सम्मान करे, लेकिन साक्ष्यों के भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद ही इसे विश्वसनीय माना जा सकता है। शोधकर्ता किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की आलोचनात्मक जांच करते हैं। पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की गंभीर जांच आवश्यक है। अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों में सम्मिलित प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। अवलोकन और डेटा विश्लेषण का पूर्ण रिकॉर्ड इस रूप में रखना ताकि अन्य शोधकर्ता भी इसे समझ सकें और इसका मूल्यांकन कर सकें। अधिकांश वैज्ञानिक रिपोर्ट एक समान रूप में लिखी जाती है और वैज्ञानिकों के संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय में विचारों का संचार करती हैं और उन विचारों को आलोचना के लिए खोलती हैं। फिर मानकीकरण। इसका अर्थ डेटा संग्रह के सभी चरणों में एक समान सुसंगत प्रक्रियाओं का उपयोग है। अवधारणाओं का संचालन। यह मूल रूप से अवधारणाओं के अर्थ का मानकीकरण कर रहा है। एक अवधारणा की एक क्रियाशील परिभाषा उस अवधारणा को परिभाषित करती है कि इसे कैसे मापा जाता है या किन कार्यों में इसकी उत्पत्ति होती है। पूर्वाग्रह से बचना। बाह्य प्रभाव, व्यक्तिगत विश्वास, पर्यवेक्षकों के दृष्टिकोण और मानवीय अपेक्षाओं से पूर्वाग्रह आदि संपूर्ण डेटा को विकृत कर सकते हैं। फिर विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या है? रिलायबिलिटी क्या है? अनुसंधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, स्थिरता, सत्यापनशीलता सहसंबंधित विशेषताएं हैं। विश्वसनीयता को हम स्थिरता भी कह सकते हैं। यथासंभव शोध स्थिर परिणाम प्रस्तुत करें। मान लीजिए कि किसी शोधकर्ता ने दिल्ली के छात्रों के परीक्षा परिणामों पर सोशल मीडिया का प्रभाव जानने के लिए शोध किया और किसी निष्कर्ष पे पहुंचा। यदि कुछ अंतराल पर समान स्थितियों में शोध प्रक्रिया को दोहराने के बाद परिणाम पहले से बिल्कुल भिन्न आते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि शोध प्रक्रिया विश्वसनीय नहीं है, उसमें कुछ त्रुटि रह गई है। फिर विश्वसनीयता गुणांक को हम संकल्प का गुणांक भी कहते हैं। विश्वसनीयता को सत्यापनशीलता या पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। कुछ अलग संदर्भ में विश्वसनीयता को आंग्ल भाषा में क्रेडिबिलिटी कहते हैं, जिनके अनुसार शोध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छे स्रोत और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रयोग होना चाहिए। प्राथमिक और गौड़ आंकड़ों के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। सटीक स्रोत अनुसंधान की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं और त्रुटिपूर्ण स्रोत इसकी विश्वसनीयता को कम करते हैं। प्राथमिक और गौड़ आंकड़ों का वर्णन आगे किया गया है। फिर निश्चयात्मकता। यह विधि की प्रक्रिया और परिणाम दोनों पर लागू होता है। यह सूचनाओं अथवा प्रदत्तों के नियोजन, संकलन, परीक्षण इत्यादि सभी चरणों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। वैधता, वैलिडिटी, यह भी विश्वसनीयता से संबंधित है। वैधता का अर्थ है अनुसंधान किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थता से संबंधित है। इसको सुनिश्चित करने का अर्थ है अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। शोध में वैधता का होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शोध में हम समय, धन, अन्य स्रोतों का निवेश करते हैं। वैधता निम्न प्रकार की हो सकती है। आंतरिक वैधता। आंतरिक वैधता क्या है? इंटरनल वैलिडिटी। उच्च आंतरिक वैधता के माध्यम से एक शोधकर्ता
दो या दो से अधिक चरों के मध्य बेहतर कारण संबंध स्थापित करने में सक्षम होता है। आंतरिक वैधता प्रयोगशाला में प्रयोग के बारे में अधिक उचित है, जहां कारण और प्रभाव संबंध अधिक स्पष्ट होता है। जिस सीमा तक कोई माप अपने आप में सुसंगत है उसको आंतरिक विश्वसनीयता कहा जाता है। इसी का एक प्रकार, जिसको अर्थ विच्छेदन विधि स्प्लिट हाफ मेथड कहा जाता है, यह मापता है कि परीक्षण के सभी भाग किस सीमा तक मापी जा रही है, सामग्री में समान रूप से योगदान करते हैं। बाह्य वैधता क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी। यह उस सीमा को संदर्भित करता है जिस सीमा तक शोध के परिणाम को सामान्यीकृत किया जा सकता है और अन्य विषयों पर लागू किया जा सकता है जो कि अध्ययन के अंतर्गत नहीं है। अध्ययन को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सामाजिक विज्ञान सर्वेक्षणों में एक प्रतिवादी की प्रतिक्रिया केवल एक गैर प्रतिभागी पर्यवेक्षक की उपस्थिति से प्रभावित हो सकता है। बाह्य वैधता या विश्वसनीयता के दो प्रकार हैं। पुनः परीक्षा विधि, टेस्ट रीटेस्ट मेथड। यह समय के अनुसार परीक्षण की स्थिरता को मापता है। अंतर निर्धारक विधि, इंटररेटर मेथड, यह उस डिग्री को मापता है जिस तक भिन्न भिन्न परीक्षक एक ही प्रकार के व्यवहार के निरंतर अनुमान देते हैं। इस प्रकार आंतरिक वैधता को विश्वसनीयता कहा जाता है और बाह्य वैधता को सामान्यीकरण या हस्तांतरणीयता कहा जाता है। सामान्यीकरण का अर्थ एक सिद्धांत विकसित करना भी है जो अन्य स्थितियों पर लागू होता है। अंकित वैधता, फेस वैलिडिटी। वैध से हमारा अर्थ है कि सर्वेक्षण और प्रश्नावली सटीक रूप से मापते हैं कि उन्हें क्या मापना चाहिए। उदाहरण के लिए, कुछ व्यक्तित्व लक्षणों को मापने के लिए प्रश्नावली भरने वाले सभी प्रतिभागी सहमत हैं कि यह अभ्यास उन लक्षणों को मापने के लिए सही प्रतीत होता है। सामग्री की वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, संकेतक निर्माण या अवधारणा के सभी पहलुओं को मापता है, न कि इसके केवल एक हिस्सों को ही मापता है। मानदंड वैधता, क्रिएशन वैलिडिटी। मानदंड वैधता मापती है कि एक माप या संकेतक दूसरे उपाय के परिणाम की कितनी अच्छी तरह भविष्यवाणी करता है। यह 3 प्रकार का होता है। भविष्य सूचक वैधता, परीक्षण द्वारा सटीक भविष्यवाणी की जानी चाहिए कि उसे क्या भविष्यवाणी करनी चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण किया गया था। समवर्ती वैधता, जब भविष्य वक्ता या मानदंड डेटा एक ही समय में एकत्र किए जाते हैं उसे समवर्ती वैधता कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब एक परीक्षण दूसरे परीक्षण का स्थान ले लेता है क्योंकि उसकी लागत कम होती है। फिर उत्तरोत्तर वैधता, पोस्ट डायरेक्टिव वैलिडिटी, यदि परीक्षण किसी ऐसी वस्तु का वैध माप है जो पहले घटित हुई थी उसे उत्तरोत्तर वैधता कहते हैं। उत्तरोत्तर वैधता किसे कहते हैं? यदि कोई परीक्षण है उसकी वो पहले से ही वैध माप था और पहले ही हो चुका था, पुनः अगर हम उसको कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? उत्तरोत्तर वैधता। उदाहरण के लिए, बचपन की घटनाएं वयस्क की यादों के लिए एक परीक्षण का काम करती हैं। निर्माण वैधता, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, संकेतक प्राकल्पना को इस प्रकार से मापता है कि वह दिशा के संदर्भ में अन्य उपायों के साथ अभिसरित होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का स्तर और आय का स्तर अभिसरण करता है। संकेतक विरोधी प्राकल्पना में भेदभाव की भी अनुमति देता है। शुद्धता, एक्यूरेसी, इसका वैधता से निकट संबंध है। यह एक प्रकार की डिग्री है जिससे अनुसंधान प्रक्रियाएं और उपयोग में लाए गए उपकरण का एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है। यह सटीकता को भी मापती है कि क्या शोध उपकरणों का सर्वोत्तम संभव ढंग से चयन किया गया है या नहीं। क्या शोध प्रक्रिया स्वयं भी अनुसंधान समस्या के अनुकूल है या नहीं। अनुसंधान में ठोस वैज्ञानिक विधियों और प्रक्रियाओं को अपनाए जाने का प्रयास करता है और इससे प्रत्येक चरण की सटीकता के लिए परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार सर्वोत्तम डेटा संग्रह उपकरण चुनने से शोध की सटीकता में सुधार होता है। फिर जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण सिद्धांत स्थापित करना हर शोध का मूल उद्देश्य होना चाहिए। शोध के इस लक्षण को 2 स्तरों पर वर्णित किया जा सकता है। सामान्यतः शोध समष्टि के छोटे से भाग पर किया जाता है जिसे प्रतिदर्श कहा जाता है, पर इसके निष्कर्षों को समष्टि पर लागू माना जाता है।
शोध प्रक्रिया के निष्कर्षों के बाद एक विकसित अवधारणा को सभी सामान्य स्थितियों में सत्य मान लिया जाता है। देखिए यहाँ पर बताएगा सैंपलिंग, इस चित्र से सैंपलिंग कैसे लिए गए हैं। एक बड़ा समूह है कोई, ये जो वृत्त में है, गोल घेरे में है, वो एक बड़ा समूह है। उससे हमें कुछ सैंपल्स लेने हैं, तो हम पूरे समूह का तो नहीं कर सकते ना कि हम पूरे समूह पे शोध कर सकते, लेकिन समूह में जितने प्रकार की चीज़ें हैं, देखिए एक ट्रायंगल दिया है, एक क्रॉस दिया हुआ है, और एक स्क्वायर दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, और एक हेक्सागोन दिया हुआ है। तो हम एक एक दो दो सब ले रहे हैं, फिर हम उसके शोध करेंगे उस पर। तो जो निर्णय आएगा वो सामान्यीकरण आएगा, जनरलाइजेशन किया जाएगा उसका। हम पूरी संख्या पे नहीं शोध कर सकते, लेकिन उनमें से प्रत्येक वस्तु को हम लेकर उस पर शोध करेंगे। तो पहले हमने एक बड़े समूह से सैंपल लिया, तो सैंपल थोड़ा लेंगे, जैसे हमारी बॉडी है तो हम पूरे ब्लड का तो नहीं जांच कर सकते हैं, तो उसमें से क्या करते हैं, हाँ, बॉडी से ब्लड लेते हैं। एक सिरिंज ले लिया, फिर उस पर हमने शोध किया, फिर बताया कि हाँ क्या क्या बीमारियां हैं या क्या क्या आवश्यकता है हमारे शरीर को। इसी तरह से ये सैंपल लिया गया और शोध किया जाएगा। भौतिकी, रसायन जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में सामान्यीकरण करना सरल होता है। उदाहरण के लिए न्यूटन, केपलर के सिद्धांत की सत्यापितता स्थापित हो चुकी है, वे सब जगह लागू होते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों जैसे कि दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास आदि में पूर्ण रूप से सामान्यीकरण करने की संभावना कम होती है, क्योंकि यहाँ शोध की इकाई मानव व्यवहार है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। फिर हम देखते हैं विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कितनी है। यह सूचना के सर्वोत्तम स्रोत और अनुसंधान में सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का उपयोग है। द्वितीयक डेटा के उपयोग से समय की बचत होती है और लागत कम होती है। हालांकि प्राथमिक डेटा का विकल्प उपलब्ध होने पर द्वितीयक डेटा पर अत्यधिक निर्भरता अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करने के जोखिम पर जोर देती है। इसलिए इसे प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा के मध्य एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए। शोध में सटीक संदर्भ शोध की विश्वसनीयता में वृद्धि करते हैं, लेकिन नकली संदर्भ फेक रेफरेंसेस अनुसंधान की विश्वसनीयता को कम करते हैं। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर एन, एम और एस प्रतिदर्श संख्या, मध्यमान और मानक विचलन, सैंपल साइज, अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन है तथा इनके आधार पर समष्टि जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। एन, एमयू तथा सिग्मा जनसंख्या उसके मध्यमान तथा मानक विचलन से संबंधित है। प्रतिदर्श से प्राप्त परिणाम के आधार पर समष्टि का अनुमान लगाया जाता है, जिसको हम सामान्यीकरण कहते हैं। आगे के चैप्टर्स में आपको बताया जाएगा कि सिंपल साइज क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मानक विचलन क्या है, मध्यमान क्या है, ये आगे के चैप्टर्स में आपको सिखाया जाएगा। आगे देखते हैं हम अनुभवजन्य अनुसंधान। यह वास्तविक जीवन के अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभवों या शोधकर्ता द्वारा अवलोकन पर आधारित है। इसका तात्पर्य है कि अनुसंधान मूल रूप से वास्तविक स्थिति के एक या अधिक पहलुओं से संबंधित है और ठोस डेटा से संबंधित है, जो शोध के परिणामों को बाह्य वैधता का आधार प्रदान करता है। व्यवस्थित अनुसंधान के प्रभावी होने के लिए यह व्यवस्थित होना चाहिए। किसी भी शोध कार्य को करने का यही एकमात्र तरीका है और प्रत्येक चरण को दूसरे का अनुसरण करना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं का एक सेट है जिनका समय समय पर परीक्षण किया गया है। इस प्रकार अनुसंधान में उपयोग के लिए उपयुक्त है, इसलिए प्रत्येक शोध को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। नियंत्रित कारक, कंट्रोल्ड फैक्टर्स। नियंत्रण की अवधारणा का तात्पर्य है कि दो चरों, कारकों के संबंध में कार्य कारण की खोज में हम इस तरह से एक अध्ययन स्थापित करें जो संबंध को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के प्रभाव को कम करता है। नियंत्रित कारकों या चरों को कठोरता से नियंत्रित करना होगा। भौतिक विज्ञान में ऐसे कारकों को नियंत्रित करना सरल होता है क्योंकि प्रयोग प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में यह अत्यंत कठिन है क्योंकि समाज में रहने वाले मनुष्यों से संबंधित मुद्दों पर शोध किया जाता है, जहां इस तरह के नियंत्रण को लागू करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के अंदर नियंत्रण का स्तर एक विषय से दूसरे विषय में महत्वपूर्ण रूप से भिन्न हो सकता है। फिर चक्रीय
अनुसंधान एक चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिकल है ये, क्योंकि यह एक समस्या से आरंभ होती है और एक समस्या पर समाप्त होती है। फिर ये लॉजिकल भी है, तार्किक भी है। इसका तात्पर्य है कि शोध तार्किक तर्क के नियमों द्वारा निर्देशित है। अनुसंधान के क्षेत्र में आगमन एवं निगमन का बहुत महत्व है, जिनकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के तहत की गई है। फिर हम एक प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित, फिर अपने चैप्टर को हम समाप्त करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अनुसंधान के प्रकार। निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान के सर्वाधिक वांछनीय विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया गया है? तो आपने भी देखा कि जो अनुसंधान की विशेषताएं हैं उसमें क्या है, निष्पक्षता है, विश्वसनीयता है, वैधता है, तीनों है। तो ये उपरोक्त सही है। धन्यवाद साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। और हम कल पढ़ेंगे अनुसंधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।